हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? अच्छे हो ना यार? चलो अच्छे हो, चलो ईश्वर से कामना है कि तुम अच्छे ही रहो, ठीक है ना। चलो प्यारे बच्चों, तो आज का जो न्यू चैप्टर है ना वो क्या है? तो ग्रेविटेशन है। चलो मैंने मोशन अच्छे से पढ़ा दिया, बच्चों का फीडबैक भी शानदार आया, मज़ा आया बच्चों को। उसके बाद मैंने तुम्हें पढ़ाया फोर्स। फोर्स में तो बच्चों का इतना अच्छा फीडबैक आया, इतना मस्त, मैं तुम्हें क्या बताऊं, शानदार फीडबैक आया फोर्स और मोशन का। तो प्यारे बच्चों, आज का जो चैप्टर है वो है ग्रेविटेशन चैप्टर है। क्या है प्यारे बच्चों? तो ग्रेविटेशन चैप्टर है। ग्रेविटेशन चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी मज़ेदार वाली चीज़ें हैं इसमें। जो कहानी है ना वो काफ़ी मज़ेदार है। सिंपल सा बात है, ग्रेविटेशनल के अंदर में क्या क्या चीज़ें हम पढ़ेंगे, थोड़ी बातें हम देखते हैं। चलो प्यारे बच्चों, क्या है इसमें? सबसे पहले हम डील करेंगे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ क्या होता है? यूनिवर्सल, या तो ऐसा बोलो, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, है ना। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है? तो सिंपल सा है प्यारे बच्चों, क्या होता है सुनना। जैसे इन्होंने ये बोला, मतलब ये यूनिवर्सल लॉ है। यूनिवर्सल मतलब हर जगह ये क्या है, यूनिवर्सली ये बातें सही है, हर जगह ये चीज़ें क्या है, एक्सेप्टेड है, हर जगह, ऑल ओवर द यूनिवर्स, इन द सोलर सिस्टम ऑल्सो, इन द गैलेक्सी, राइट। तो सिंपल सा बात है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है सुनना। बोलता है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में जितना भी ऑब्जेक्ट है, इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स को मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ, तो एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर, वो क्या करता है, एक दूसरे से अट्रैक्ट है, ठीक है। जैसे जैसे यूनिवर्स में एक अर्थ भी है और यूनिवर्स में सन भी है, तो सन और अर्थ में क्या है, तो अट्रैक्शन है, क्या है, अट्रैक्शन फोर्स है। तो बोलता है कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद फोर्स, विद फोर्स कॉल्ड, इट इज कॉल्ड, उसे क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स। उसे क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्टेड है जितना भी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स। जैसे सन और मून में क्या कोई फोर्स है क्या? यस प्यारे बच्चों, सन और मून में भी फोर्स है, या अर्थ और मून में भी क्या है, फोर्स है। मतलब एवरी ऑब्जेक्ट, मून भी एक ऑब्जेक्ट है मान लो यूनिवर्स में, और अर्थ भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो दोनों में हमेशा क्या लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, हमेशा क्या लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स। अगर कोई 100 kg का हो, 100 kg का और एक है 200 kg का, तो उसके बीच भी फोर्स लगता है। भले फोर्स बहुत कम लगता हो, लेकिन लगता जरूर है, दिखता नहीं है, ये बात अलग है। बोलो हाँ या ना? यस सर। तो एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट ईच अदर विद फोर्स, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। तो प्यारे बच्चों, तो ग्रेविटेशनल फोर्स, अब जो हेडिंग है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई बोलता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है सर, मुझे समझाओ। तो प्यारे बच्चों, ये जो फोर्स है ना बिल्कुल ही आसान है। ये क्या करता है, दो अगर मास हो, दोनों के बीच फोर्स लगाएगा। सिंपल सा बात है। जैसे मान लिया ये m1 मास हो, ठीक है सर, ये मास हो m2 मास हो, ठीक है सर, दोनों के बीच सेपरेशन r हो, ठीक है सर। अब सुनना, ये जो फोर्स होता है ना प्यारे बच्चों, वो हमेशा जो होता है अट्रैक्टिव फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। ये जितना इस पे फोर्स लगाएगा, ये जितना इस पे फोर्स लगाएगा F, उतना ये भी इस पे फोर्स लगाएगा F। सिंपल सा बात है, तो कि सिंपल सा बात ये है कि यही क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। क्या होता है प्यारे बच्चों ये फोर्स? तो सुनना, जितना ज़्यादा, सुनना पहले इसका मतलब क्या है, जितना ज़्यादा प्रोडक्ट होगा मास का, जितना ज़्यादा दोनों का गुणांक होगा, उतना ज़्यादा फोर्स बिटवीन द टू मास होगा। मतलब जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा फोर्स। इसलिए मैंने एग्जांपल क्या दिया, तो सन और मून, सन और अर्थ, अर्थ और मून, मास बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए ऐसा एग्जांपल दिया। प्यारे बच्चों, जितना मास का गुणांक ज़्यादा होगा उतना फोर्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा, उतना ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, ज़्यादा होगा। और प्यारे बच्चों, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बोलता है कि जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना कम फोर्स। देख, जितना ज्यादा डिस्टेंस उतना कम फोर्स,
तो लिखा क्या गया, लिखा गया सर कि F बराबर एक कांस्टेंट आया G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला बिटवीन, ये क्या है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू मास, और ये जो फोर्स होगा ना हमेशा इक्वल फोर्स लगाएगा, ये जितना उस पर लगाएगा ये भी उतना ही लगाएगा। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या लगता है, इक्वल लगता है। इसीलिए दिस फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड एक्शन रिएक्शन पेयर। एक्शन रिएक्शन क्या होता है, ये जितना उस पर लगाया ये भी उसको उतना ही फोर्स लगाएगा। तो प्यारे बच्चों, क्या तुम ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में लिख सकते हो क्या? यस सर। मैं क्या लिखूंगा सर, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू मास, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू मास, बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, या तो टू मास, या तो बिटवीन टू ऑब्जेक्ट is directly proportional to बोलो प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज, उसका मास का प्रोडक्ट, एंड बोलो ठीक है, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली मतलब उल्टा, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। स्क्वायर देखो, स्क्वायर है ना, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो क्या प्यारे बच्चों, तुम ये स्टेटमेंट समझ में आया नहीं आया? यस सर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, तो फोर्स बिटवीन द टू मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेज एंड इनवर्सली टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब 1/r²। तो सिंपल से प्यारे बच्चों, ये जो स्टेटमेंट लिखा है मैंने, ये वाला, इसका मतलब ये वाला हो गया, ठीक है, और ये जो है उसका मतलब ये वाला हो गया। बोलो हाँ या ना, कुछ बातें समझ में आई नहीं आई? यस समझ में आ गया सर। अच्छा अरे बच्चों ये बताओ, ये जो हमेशा जो फोर्स होता है ये कभी भी रिपल्सिव नहीं होता, ये हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है। क्या होता है हमेशा, ये अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये बातें हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि सर जो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो अट्रैक्टिव फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है सर। क्या ये बातें मैं लिख सकता हूँ क्या? यस सर आप लिख सकते हो सर, कोई दिक्कत नहीं सर, ये बातें आप लिख सकते हो मज़ेदार से। चलो तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में ही मैं लिख रहा हूँ कुछ बातें, और थोड़ा सुनना क्या लिख रहा हूँ, सुनना। इट इज़ अट्रैक्टिव इन नेचर, या तो इट इज़ अट्रैक्टिव फोर्स। ये हमेशा क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ये हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर होता है। कौन, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड सेंट्रल फोर्स, इसे क्या बोलते हैं, सेंट्रल फोर्स ही बोलते हैं। किसे, ग्रेविटेशनल फोर्स को सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं। बिकॉज, रीजन क्या है, बिकॉज इट एक्ट, ये लगता है, इट एक्ट along the line, along a line joining between the two mass, joining between two mass। बोलो प्यारे बच्चों, क्या बातें बोलो, समझ में आया क्या? फिर से सुनना इधर। बोलता है ये क्या है, सेंट्रल फोर्स है। सेंट्रल फोर्स क्या होता है, जो सेंटर टू सेंटर लगे, जो दो बॉडी के बीच जो सेंटर जो ज्वाइनिंग है ना, ये वाला सेंटर, इसी के अलोंग क्या लगता है, हमेशा फोर्स लगता है। इसी के अलोंग ये हमेशा फोर्स लगाएगा। बोलो ठीक है क्या, इसी के अलोंग जो सेंटर टू सेंटर बोलता है, इट एक्ट, ये हमेशा लगता है अलोंग अ लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन टू मासेस, ज्वाइनिंग बिटवीन द between center of the two masses, between center of two masses, ठीक है। इसलिए क्या बोलते हैं इसे, सेंट्रल फोर्स बोलते हैं। और प्यारे बच्चों सुनो, इट इज कंजर्वेटिव फोर्स। ये क्या होता है, कंजर्वेटिव फोर्स भी होता है। क्या होता है ये, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, बिकॉज वर्क डन बाय दिस फोर्स, क्योंकि जो वर्क डन होता है ना इस फोर्स के कारण, तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट, या तो ऐसा लिखो कि वर्क डन जो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा, वो इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, या तो सिंपल लिखो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज, या तो ऐसा लिखो, सिंपल सा बात है। अभी तुम
ये कंजर्वेटिव फोर्स इसलिए होता है क्योंकि इसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होता, सिंपल सा बात है, बिकॉज एनर्जी इज नॉट लॉस्ट, इसमें एनर्जी क्या होता है, लॉस नहीं होता है। क्योंकि मैं हायर लेवल में लिखता ना शायद तुम्हें समझ में नहीं आता। तो प्यारे बच्चों, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो क्या होता है, वो कंजर्वेटिव फोर्स भी होता है क्योंकि उसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होता, उसमें जो एनर्जी होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है, जो वर्क डन होता है क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी फॉर्म में स्टोर हो जाता है, इसीलिए एनर्जी इसमें लॉस नहीं होता है। तो सिंपल सा बात है, ये जो हायर लेवल में आओगे 11th में तो वहाँ पे मैं और अच्छे से सिखाता हूँ प्यारे बच्चों। तो सिंपल सा बात है कि कंजर्वेटिव फोर्स होता है कौन, तो ग्रेविटेशनल फोर्स। तो सिंपल सा बात है प्यारे बच्चों, मैंने तुम्हें ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में इतनी सारी बातें बताया है। चलो अब करते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स तो हो गया, अब आते हैं दूसरी बातें क्यों, अब थोड़ा चलते हैं, देखना इधर जो मैंने फॉर्मूला लिखा ना Gm1m2/r², ये जो G है ना वो कांस्टेंट वैल्यू होता है 6.67 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। तुम बोलो सर SI यूनिट क्या होगा, SI यूनिट ऑफ G। तो प्यारे बच्चों SI यूनिट ऑफ G अगर मुझे निकालना है तो G का पहले फॉर्मूला लिख लो। G का फॉर्मूला क्या है, FR² बोलो FR² m1 × m2। तो यूनिट क्या हो जाएगा, देखो न्यूटन, r² डिस्टेंस, मीटर स्क्वायर अपॉन kg × kg का स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। तो सिंपल सा देखो यही लिखा ना। तो इसका ये कांस्टेंट वैल्यू होता है जो मुझे याद होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, ये याद होनी चाहिए G का वैल्यू। G का नाम क्या है, तो सर G का नाम जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। क्या है ये, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कौन, कैपिटल G। और इसका वैल्यू कितना होता है 6.67 10⁻⁻11। और इसका जो वैल्यू होता है प्यारे बच्चों वो फिक्स होता है, मतलब इट डू नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द बॉडी, मतलब इट डू नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द प्लेनेट या बॉडी, मास ऑफ द प्लेनेट किसी प्लेनेट के मास पे डिपेंड नहीं करता है, किसी बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड ये वैल्यू नहीं करता है, ठीक है ना। ये वैल्यू जो होता है इट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना। एंड ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इट इज़ ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है। मतलब ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट, ये कभी भी चेंज नहीं आता। इट डू नॉट डिपेंड ऑन मास, ऑल्सो नॉट डिपेंड ऑन पोजिशन, ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेबल कौन, G। सिंपल सा बात है, इसका ऐसा यूनिट ये होता है, ये कभी भी, ये हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट वैल्यू होता है, ठीक है क्या। चलो तो प्यारे बच्चों, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में मैंने क्या क्या बताया, तो सर आपने यूनिट बताई, यूनिट क्या होता है, सिंपल सा बात है, और इसका वैल्यू भी बताया जो इंपॉर्टेंट है। और क्या बताया सर आपने, ये बताया कि इट डू नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द प्लेनेट, मतलब मास जो भी, जैसे अर्थ है तो अर्थ पे G का वैल्यू यही है, मून जाओगे मून पे भी G का वैल्यू यही है, मतलब मास ऑफ द प्लेनेट पे डिपेंड नहीं करता है जी, सिंपल सा बात है। जुपिटर पे जाओगे तो G का वैल्यू यही है, सन पे जाओगे G का वैल्यू यही है, तो इट इज़ ऑलवेज कॉन्स्टेंट, ठीक है कि नहीं है, यस सर। तो प्यारे बच्चों, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में मैंने अच्छे से पढ़ रखा है, पढ़ लिया है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब आते हैं, अब कुछ बातें करते हैं हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, जो मैं तुम्हें समझाने के लिए चाहता हूँ। क्या बोला मैंने, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो प्यारे बच्चों, जो हेडिंग है हमारा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में कैसे क्या पढ़ेंगे थोड़ा सीखना। इसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करेंगे, क्या करेंगे प्यारे बच्चों, स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करेंगे, किसको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलो स्मॉल जी। प्यारे बच्चों क्या है, मैं अगर अर्थ की बात करूँ, अर्थ में तो एक्सेलरेशन, जैसे मैं तुम्हें अगर एक एग्जाम्पल मान लो, ये अर्थ है, ठीक है, मास ऑफ अर्थ, और यहाँ कोई बॉडी रख दो, m मास का बॉडी रख दिया, दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, तो रेडियस ऑफ द अर्थ है, ठीक है। फोर्स बिटवीन द मास क्या लिखोगे, तो फोर्स, इस पे फोर्स क्या लग रहा है इस पे, तो मैं लिखूंगा Gm1m2/r², है कि नहीं, फॉर्मूला तो यही होता है, यस सर। m1 को मान लो स्मॉल m, ठीक है, और m2 को मान लो मास ऑफ अर्थ, ठीक है, और जो दूरी है वो क्या है, तो रेडियस ऑफ द अर्थ है कि नहीं है, यस सर, है सर। चलो बहुत बढ़िया। तो प्यारे बच्चों मुझे बताना
कि F बराबर जो फोर्स लगेगा इस पे, जो इस पे फोर्स लगेगा, जो इस पे ऑब्जेक्ट रखा हो, जैसे कि अर्थ पे ऑब्जेक्ट रखा हो m मास का, तो फोर्स क्या लगाएगा, तो G स्मॉल m इंटू मास ऑफ अर्थ अपॉन RE स्क्वायर। समझ में आया प्यारे बच्चों? ये सब समझ में आ गया सर। तो सिंपल सा बात है, फोर्स पर यूनिट मास गिव्स GME अपॉन RE स्क्वायर। अच्छा ये क्या है, ये क्या है? अच्छा GME अपॉन RE स्क्वायर ये क्या है? कोई बोले ये बात क्या है? तो फोर्स पर यूनिट मास, कौन सा मास? तो पर यूनिट मास मतलब वो मास जो अर्थ पे रखा हुआ हो। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर अर्थ पे रखा हुआ है तो उस पर जो फोर्स लगता है पर यूनिट मास, उसका फॉर्मूला क्या होता है? GME अपॉन RE स्क्वायर। एम क्या है? तो मास ऑफ द अर्थ है। एम क्या है प्यारे बच्चों? तो मास ऑफ अर्थ। और ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट है, ये क्या है? तो रेडियस ऑफ अर्थ है। ये क्या है? तो रेडियस ऑफ अर्थ है। बोलो ठीक है क्या? यस सर। तो प्यारे बच्चों इसी को क्या बोलते हैं हम? इसी को बोलते हैं एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसी को क्या बोलते हैं? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्यों नाम पड़ा एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बताना? इसी को क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। किसको किसको बोलता हूं? तो फोर्स पर यूनिट मास को। तुम्हें याद अगर हो तो फोर्स बराबर ma होता है। क्या होता है? फोर्स बराबर ma। तो सोचो ma क्या है? एक्सेलरेशन होता है। तो फोर्स बाय मास, तो फोर्स बाय मास क्या लिखोगे? एक्सेलरेशन। तो यहां पे एक्सेलरेशन किसका है? कोई अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से मान लो गिर रहा है तो उस पर क्या एक्सेलरेशन है? तो उस पर जो एक्सेलरेशन है वो क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब F/m एक्सेलरेशन होता है, तो G भी क्या है? एक्सेलरेशन ही है, लेकिन ड्यू टू क्या है? ग्रेविटी। इसलिए नाम क्या पड़ा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या प्यारे बच्चों बोलो समझ में आया नहीं आया? ये सब समझ में आ गया सर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या तुम्हें बातें समझ में आई क्या? ये सब समझ में आ गया सर। मतलब किसी भी बॉडी पे, अच्छा ये क्या है? ये जो G है वो क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, क्योंकि मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ। सही बात है कि नहीं? यस सर। तो क्या प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला तुम्हें याद रहेगा क्या? यस सर याद रहेगा। तो सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ डिपेंड ऑन व्हाट? मास ऑफ अर्थ, ऑल्सो डिपेंड ऑन रेडियस ऑफ द अर्थ। क्या प्यारे बच्चों समझ में आया क्या? यस सर समझ में आया सर। तो कहीं भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ एनी प्लेनेट, जैसे मान लो मार्स होता तो मार्स पे G का वैल्यू क्या होता? स्मॉल g का। तो सर अगर मार्स पे होता या तो मून पे होता तो मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून हो जाता। तो प्यारे बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ का ऐसा लिखा, तो मून पे अगर मुझे जानना है कि मून जो है किसी भी बॉडी पे फोर्स कितना लगाएगा, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, तो क्या कहूँगा? G मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून। क्या प्यारे बच्चों तुम्हें समझ में आया नहीं है या नहीं आया? ये सर समझ में आया सर। तो इसका मतलब क्या हो? इसका मतलब ये हो गया सर कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है ना, वो किसी भी ऑब्जेक्ट का हो सकता है। जैसे यहाँ अर्थ हो तो अर्थ का देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया। जैसे कोई मून हो तो मून का देखो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया है। अगर सन होता तो सन का होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब किसी भी, मतलब एक टाइप का देखो तो ये फोर्स पर यूनिट मास, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट पे जो अर्थ है ना, वो अगर फोर्स लगाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे, वो फोर्स का वैल्यू क्या होगा? GME अपॉन RE स्क्वायर। तो वही क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर मून होगा तो ये क्या है? ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसे लिखता हूँ एक्सेलरेशन, ठीक है ना, ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून। मून पे ये बातें हो जाएगा प्यारे बच्चों। क्या तुम्हें समझ में आया नहीं आया? ये सर समझ में आ गया सर। तो प्यारे बच्चों सिंपल सा बात है, अगर ये फॉर्मूला आ गया हो, अगर ये चीज़ें तुम्हें आ गया हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो तो अर्थ का कंपेयर करता हूं मैं। ये अर्थ है, ठीक है सर, अर्थ है सर, मास ऑफ अर्थ, बहुत बढ़िया। और ये मून है, क्या है? ये मून है। चलो बहुत बढ़िया, मास ऑफ मून। चलो प्यारे बच्चों कुछ बातें हैं इसमें जो इंपॉर्टेंट है, सुनना।
मुझे पता है कि मास ऑफ अर्थ जो होता है ना वो 100 टाइम्स मास ऑफ मून होता है। क्या ये बातें तुम्हें पता रहेगा क्या? यस सर, पता रहेगा सर। क्या बोला प्यारे बच्चों कि मास ऑफ अर्थ जो होता है वो 100 टाइम्स मास ऑफ मून होता है, ठीक है। और जो रेडियस ऑफ अर्थ जो होता है वो 4 टाइम्स रेडियस ऑफ मून होता है। बोलो ये बातें याद रहेगा? यस सर, याद रहेगा। मुझे बोलो जीई मतलब क्या हुआ कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, फॉर्मूला क्या लिखता हूं? GME अपॉन RE स्क्वायर। और GM एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून क्या लिखता हूं? G मास ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ मून। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो प्यारे बच्चों क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि थोड़ा देखना, दोनों को डिवाइड कर दो, ये सेकेंड और ये फर्स्ट, दोनों को डिवाइड कर दो तो GE अपॉन GM, इसको यहां लिखता हूं, देखो GE अपॉन GM इक्वल टू GE क्या है तो GME अपॉन RE का स्क्वायर इंटू GM तो GM मास ऑफ मून इंटू रेडियस ऑफ मून का होल स्क्वायर। ठीक है क्या? जी आपस में क्या हो गया? कैंसिल आउट। प्यारे बच्चों क्या बन गया यहाँ देखो, मास ऑफ अर्थ अपॉन मास ऑफ मून, ठीक है, इनटू रेडियस ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ स्क्वायर। बोलो ठीक है क्या? क्योंकि यहाँ भी स्क्वायर तो होल स्क्वायर दिया। अब देखना मास ऑफ अर्थ जो होता है वो क्या होता है? 100 टाइम्स मास ऑफ मून अपॉन मास ऑफ मून। बोलो ठीक है क्या? यस सर। रेडियस ऑफ मास क्या होता है? रेडियस ऑफ मून क्या होता है? तो रेडियस ऑफ अर्थ क्या होता है? 4 टाइम्स रेडियस ऑफ मून। बोलो ठीक है क्या? यस सर। कैंसिल आउट। ठीक है, तो क्या बन गया देखो, ये बन गया सर GE अपॉन GM। क्या बन गया सर देखो, तो 100 अपॉन 16, देखो 1/4। सही बात है कि नहीं है? यस सर। तो लगभग क्या आ गया? लगभग 6 पॉइंट समथिंग। अरे कितना आएगा? 96 आ गया, 4 32, 6.2 लगभग। मतलब जो GM जो होता है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो होता है मून पे, वो क्या होता है प्यारे बच्चों? तो GE/6 लिखा होता है। वैसे 6.2 होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, अप्रोक्स लेता है वैल्यू। बोलता है कि बुकों में लिखा होता है कि एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून इज 1/6 ऑफ द एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। क्या बातें वाला समझ में आया प्यारे बच्चों? यस सर। मतलब अर्थ पे जो GE होता है वही मून पे जाओगे तो वो GE/6 हो जाएगा। मतलब फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स 1/6 होगा। देखो मास किसी भी बॉडी का तो सेम रहेगा, मास चाहे अर्थ पे रहे चाहे वो मास कहाँ रहे, मून पे, मास तो सेम रहेगा। लेकिन उसका जो फोर्स है ना, उसका जो वेट है, वेट क्या है? तो mg है। जो फोर्स है वो क्या है? mg है। मतलब मास तो सेम रहेगा, जी चेंज होगा प्यारे बच्चों। अगर वो अर्थ पे, जैसे मान लो सुनना है एक बार सुनना है यहाँ पे, जैसे मान लो कि मून पे जो है, मून पे वेट होता है क्या? जैसे मान लो अर्थ पे जो वेट है, सुनना है, किसी भी वो बॉडी का वेट जो होता है वो क्या होता है? तो mg से डिनोट क्या होता है? वो mg, मास इंटू ग्रेविटी। ठीक है, तो सोचो कि वेट जो होगा अर्थ पे और वेट जो होगा मून पे, मास तो सेम रहेगा। मास किसका? मून का। ये तो कैंसिल आउट। तो G अपॉन G क्या होता है बोलो? तो G जो होता है, ये GM जो होता है 1/6 GE होता है। G कैंसिल, तो ये 6। देखो वेट जो होगा ना अर्थ पे वो 6 टाइम्स आएगा वेट ऑफ द मून पे। मतलब समझ में आया क्या बोला मैं? यस सर। कि वेट जो आएगा ना मून पे वो क्या आएगा? अर्थ पे जो वेट आ रहा था उससे 1/6 आएगा। वेट क्या होता है? तो वेट तो mg होता है, मास इंटू g। सिंपल सा बात है। फोर्स का तो या तो वेट का दो, बात क्या है? सेम है। बोलो ठीक है क्या? अभी लिखा था ना मैंने, क्या लिखा था? F/m इक्वल टू g। याद है कि नहीं है? तो फोर्स इक्वल टू mg है ना। तो वही ये बातें हैं प्यारे बच्चों। क्या प्यारे बच्चों समझ में आया क्या? मास कभी भी चेंज नहीं होगा, चाहे अर्थ पे रहे चाहे वो मून पर रहे, लेकिन वेट चेंज हो जाता है। वेट क्या हो जाएगा? वहाँ जाओगे तो वेट हो जाएगा 1/6। यहाँ अगर 100 kg है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? वहाँ पे हो जाएगा 100/6। बोलो क्या ये बातें समझ में आया नहीं आया? यस सर, समझ में आया सर।
समझ में आया नहीं आया? यस सर। तो कहाँ ज़्यादा जी होता है? जी ज़्यादा कहाँ होता है? तो अर्थ पे वेट ज़्यादा होता है, मून पे ज़्यादा नहीं होता। प्यारे बच्चों बोलो समझ में आया नहीं आया? बोलो कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखे इधर जी, अरे अभी मैंने क्या लिखा बताना यार, कि जी एम जो होता है वो क्या होता है? G/6 होता है, नहीं होता है G/6? यस सर। तो Gm को क्या लिखा मैंने? G/6। सही है कि नहीं है? यस सर सही है सर, सही है सर, सही है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें? नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो प्यारे बच्चों तुम्हें समझ में आना चाहिए कि वेट चेंज हो सकता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज हो सकता है, पर मास चेंज नहीं हो सकता। ठीक है क्या? चलो अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ की बात करते हैं। अर्थ की बात मैंने कुछ बातें किया है कि जी जो होता है वो G/RE² होता है। सही बात है क्या? चलो तो मास ऑफ अर्थ क्या होता है प्यारे बच्चों? मास ऑफ अर्थ होता है 6 × 10⁴ kg, अप्रोक्स ले लिया 6 × 10⁴, कोई दिक्कत नहीं। रेडियस ऑफ मून क्या होता है? 64 किलोमीटर, 6400 किलोमीटर मतलब 64 × 10⁻64 3 और 2 5 मीटर। समझ में आया नहीं आया? अब जी का वैल्यू तुम्हें पता है, चलो जी रख दो, कितना आएगा? तो 6.67 × 10⁻11 इंटू मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24 अपॉन RE² 64 × 10⁵ का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों इसको अगर सॉल्व करोगे तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ जो आएगा वो 9.8 आएगा। क्या आएगा प्यारे बच्चों? 9.8। मुझे बताओ F/m ही क्या होता है? तो G होता है, जो एक्सेलरेशन होता है इसका यूनिट क्या होता है? मीटर/सेकंड², मीटर/सेकंड², या तो N/kg, या तो N/kg, एक ही बात है। तो मीटर/सेकंड² कर दो या तो 9.8 N/kg कर दो। बोलो समझ में आएगी? ये कहाँ पे वैल्यू होता है? तो अर्थ पे होता है सर। कहाँ पे होता है? ये अर्थ पे होता है। तो प्यारे बच्चों बोलो तुम्हें समझ में आया नहीं आया? यस सर समझ में आ गया सर। क्या समझ में आया नहीं आया? यस सर समझ में आ गया। अब सुनना, तुम कहो सर यहाँ पे मेरा 100 kg है, कहो तुम कि यहाँ पे सर मेरा 100 kg वेट है, तो मून पे जाके कितना हो जाएगा? सोचो एक बार, सोचो। सर मुझे पता है सर, मून पे जो जी होता है यहाँ का 1/6 होता है। तो मून पे जाओगे तो मून पे क्या हो जाएगा? वेट। तो वेट E/6 मतलब वेट जो हो जाएगा मून पे वो क्या हो जाएगा? तो वेट जो यहाँ पे है वो 1/6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतलब वहाँ पे वेट कम हो जाएगा। कहाँ पे? मून पे। तो देखो जो मोटा आदमी है उसको हम मोटा बोलते हैं, ये बात अलग है, लेकिन वही मून पे जाएगा ना, लोग बोलेगा इतना ही kg है तुम। सोचो यहाँ 100 kg तो वहाँ कितना? 16 kg लगभग। ओहो सर कितना अंतर है सर। यहाँ पे अगर 40 किलो है, यहाँ पे अगर मान लो 48 किलो, तो वहाँ पे कितना होगा? 8 किलो। वाह रे वाह, ये बात है सर, मुझे तो समझ में नहीं आया था, ये सब भी बात है। तो प्यारे बच्चों एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिपेंड ऑन मास ऑफ द प्लेनेट। क्या समझ में आया नहीं आया? ये सर समझ में आया सर। चलो प्यारे बच्चों अब तुम्हें समझ में आ गया। अब बात करते हैं फ्री फॉल का। क्या करते हैं? नहीं, सबसे पहले करेंगे डिफरेंस। क्या करेंगे प्यारे बच्चों? डिफरेंस बिटवीन कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, तो ये बातें डिफरेंस में लिख रहा हूँ। आज का लास्ट टॉपिक है कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बीच अंतर क्या है? चलो आओ करते हैं, देखना अंतर क्या है। चलो करते हैं, देखना इधर। प्यारे बच्चों अगर मुझे अंतर जानना हो तो 2 बातों का इसमें इंपॉर्टेंट है। अब क्या इंपॉर्टेंट तो सुनना। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, फर्स्ट बात तो ये है कि इट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जबकि ये जो चीजें हैं ना, ये
it varies on surface of the earth. ऑन सरफेस, मैं अर्थ की बात करूं, ऑन सरफेस ऑफ द अर्थ की बात करूं, अर्थ पे, जैसे ये अर्थ पे कहीं पे भी जाओ, ये वैल्यू क्या देगा, कांस्टेंट। ये वेरी करता है सरफेस अर्थ पे, कैसे, पोल पे जो होता है वो जी जो होता है वो मैक्सिमम होता है पोल पे, और वही इक्वेटर पे जाओगे, इक्वेटर पे तो जी का वैल्यू क्या होता है, मिनिमम होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, मिनिमम होता है। किसका, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का। तो ये वेरी करता है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और ये इट इज ऑलवेज कांस्टेंट ऑन द अर्थ। अर्थ पे ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्या प्यारे बच्चों ये बातें समझ में आया क्या। और पोल पे जी क्या होता है, मैक्सिमम, और इक्वेटर पे जी क्या होता है, कम होता है। और क्या, जैसे जैसे ऊपर जाओगे, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाओगे, वैसे वैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होता जाता है। ठीक है क्या, क्या बातें और समझ में आया क्या। वो मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में, एक्सप्लेन करूंगा जरूर मैं नेक्स्ट लेक्चर में, कि कैसे अर्थ पे अगर कि मैं अर्थ की अगर मैं बात करूं, कैसे मैं अर्थ के ऊपर जाऊंगा तो जी का वैल्यू डिक्रीज करता है, और कैसे अर्थ के अंदर भी जाऊंगा तो जी का वैल्यू कैसे डिक्रीज करता है, वो नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा मैं। सिंपल सा बात है, अभी सीखो। और इट do not depend on mass of the planet, it do not depend on mass of the planet। ये बोलो क्या करता है, it depend on mass of the planet, किसी भी प्लेनेट के मास पे, मास ऑफ द प्लेनेट के मास पे क्या करता है, ये डिपेंड करता है। कौन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका SI मास ऑफ प्लेनेट एंड इट्स रेडियस, और उसके रेडियस पे भी डिपेंड नहीं करता है। और ये इट डिपेंड ऑन मास ऑफ द प्लेनेट एंड इट्स रेडियस, उसके रेडियस पे भी डिपेंड करता है। प्यारे बच्चों बोलो समझ में आया नहीं आया, यस सर। थर्ड बात है, इसका SI यूनिट क्या होता है, SI यूनिट ऑफ जी क्या होता है, चलो फॉर्मूला पता है नहीं, क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये कैपिटल जी है, ये स्मॉल जी है, तो ये बातें याद रखना प्यारे बच्चों। न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2, इसका क्या होता है, इसका SI यूनिट होता है सर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन पर केजी, एक ही बात है। ठीक है क्या। और सेकेंड बात क्या है, सेकेंड बात ये है कि 3 डिफरेंस में लिखा दिया, 3 डिफरेंस तुम्हें याद रहेगा क्या, ये बस हो गया, क्या जरूरी है। ठीक है क्या, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलो 3 डिफरेंस काफ़ी है। ठीक है, तुम चाहो तो एक और लिख लो, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, केवल मैग्नीट्यूड शो करता है। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, वो फिजिकल क्वांटिटी जो केवल मैग्नीट्यूड शो करे, जो कोई डायरेक्शन शो नहीं करे। ये डायरेक्शन शो करता है, तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या होता है प्यारे बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी होता है। कौन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या ये 4 बातें याद रहेगा क्या, इंपॉर्टेंट बातें हैं जो तुम्हें याद होनी चाहिए प्यारे बच्चों। इसका एक लेक्चर और बनेगा, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सिंपल सा बात है, एक लेक्चर और, 1 more लेक्चर नीड। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर तुम्हें अच्छा लगा है तो प्लीज़ दोस्तों के पास शेयर करो यार, प्लीज़। तुम्हें, मुझे भी तो मज़ा आना चाहिए थोड़ा, है कि नहीं। तो दोस्तों के पास शेयर करो, ज़रूर शेयर करो। ठीक है, रिक्वेस्ट है मेरे से, शेयर करो, सब्सक्राइब करो यार इसको। थोड़ा सा ये सब होता है तो मुझे भी मज़ा आता है पढ़ाने में यार। सिंपल सा बात है, अगर मुझे मज़ा आ गया ना तुम्हें भी मज़ा आएगा पढ़ने में, श्योर बता रहा हूँ मैं। ठीक है क्या, डन, चलो।